ओम शांति। पहले तो आप सभी के बीच लेट पहुंची। कोई गेस्ट आए थे, उनसे मिल रहे थे इसलिए लेट हुआ, तो सॉरी। और दूसरा प्रश्न, अनुभव की कहानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कहाँ से शुरू करें और कहाँ उसे ख़त्म करें, लेकिन बीच बीच के कुछ इंसिडेंट्स रखती हूँ। समय था जब एजुकेशन ले रही थी, लौकिक माँ ज्ञान में चलती थी, लेकिन हमको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। उसका फोर्स रहता था कि एक बार तो जा कर के सुनो, देखो, गलत जगह पर जाने को तो नहीं बोल रही हूँ, सुनेंगी समझेंगी तो बहुत अच्छा है। थोड़ा फोर्स ज़्यादा करती थी, तो एक बार तो उनको भी कह दिया कि आप हमको फोर्स करेंगे तो आपका जाना भी बंद कर देंगे। स्टूडेंट लाइफ थी, यंग थे। एक बारी कॉलेज से रिटर्न हो रही थी, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की ट्रेनिंग कर रही थी। फ्रेंड्स को बोला चलो ना, रास्ते में ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, देखें यहाँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर के गई। एक क्यूरियोसिटी थी। तो सारे चित्र बहनों ने समझाए। वो जयपुर का पहला म्यूज़ियम था जो साकार बाबा ने बनवाया था। और उसमें जो 4 नियमों वाला चित्र था, बहन समझा रही थी कि अन्न शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। और मेरे पास एक सब्जेक्ट था हेल्थ साइकोलॉजी, उस पर बहुत डिस्कशन किया। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ओके, लेकिन थोड़ा अपील हुआ कि भोजन की शुद्धता होनी चाहिए। और लास्ट में एक गेम था, क्लॉक बनी हुई थी और बटन प्रेस करते थे तो नीचे से एक स्लोगन निकल आता था ऊपर। तो लास्ट में हमसे उन्होंने स्लोगन निकलवाए। स्लोगन निकला, पवित्रता ही उत्तम धारणाओं की कुंजी है। अर्थ बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन वर्डिंग्स ने बहुत अपील किया। और अपने पास रख लिया। उस समय वहाँ मनोहर दादी आई हुई थी। तो बहन ने कहा, हमारी आबू से दादी जी आई हैं, आपको मिलाते हैं। ठीक है, कौन दादी जी क्या पता नहीं। दादी ने बातचीत की, आप लोग ने म्यूज़ियम देखा? जी दादी। आप लोग समय निकाल करके कोर्स करो। कहा, हमारे पास कोई फुर्सत नहीं है, फालतू लोगों का काम है ये।
दादी कुछ नहीं बोली, फिर भी कहा आप लोग समझेंगे तो आपको जीवन में काम आएगा। हाँ जी कह के चले गए। लेकिन जो शुद्ध अन्न वाली पॉइंट थी वो इतनी अंदर तक अपील की, जो घर पहुंची तो लौकिक माँ रेगुलर जाती थी, लेकिन घर में ऑनियंस तो बनता था क्योंकि हम सब लोग खाते थे। फादर विज्ञान में नहीं थे, इसलिए वो हम लोगों के लिए तो बनाती थी, खुद नहीं खाती थी। तो ऑनियंस लेकर के मैंने डस्टबिन में डाल दिया। कहती क्या हुआ? मैंने कहा ब्रह्मा कुमारीज में जाती हो ना? तो कहा हाँ। मैंने कहा वहाँ तो मना करते हैं ऑनियंस नहीं खाना चाहिए। तो कहा मैं कहाँ खाती हूँ? कहा जो आप नहीं खाती हो तो आप अपने बच्चों को क्यों खिलाती हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसलिए मैंने डाल दिया है। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको नहीं बताया कि हम कोई आपके सेंटर पर गए हैं। लेकिन उस दिन से मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया। अब बाबा की कोई इनडायरेक्ट टचिंग होगी। कॉलेज में कैंटीन में जाने वाली सबसे नंबर 1, पहला नंबर। दूसरे दिन कॉलेज गई तो नहीं गई। फ्रेंड्स ने कहा क्या है? मैंने कहा इच्छा नहीं है। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, रोज़ ही नहीं आती है ये। औरों को स्ट्राइक हुआ जिस दिन से वहाँ गई है, और वहाँ भी फूड पर ही बहुत डिस्कशन हुआ था, ये तब से नहीं खाती है। तो कहा तुम्हें सन्यासी बनना है क्या जो बाहर नहीं खाती हो? अब यहाँ तक कि उनके घर भी जाती थी तो मैं कुछ नहीं लेती थी। एक बार वो फ्रेंड्स घर में आई, माँ ने चाय नाश्ता सब दिया, तो कहती है आंटी ये हमारे घर में आती है ना तो नहीं खाती है ना, अभी कॉलेज में कैंटीन में खाती है। माँ तो एकदम सरप्राइज हो गई, उसको तो पता ही नहीं है। खैर उस समय तो कुछ नहीं बोली। फ्रेंड्स को बोला ले वो आप लोग तो लो ना, ऐसा क्या है। जब चली गई तब मेरे को पूछती है कि तुम बाहर नहीं खाती हो, इनों के घर नहीं खाती हो? मैंने कहा नहीं। कहती कब से और क्यों? तो उसको कहा जिस दिन आपका ऑनियन डस्टबिन में गया था उस दिन हम आपके सेंटर पर गए थे, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए कोई ब्रह्मा कुमारी के कारण से नहीं, लेकिन एक हाइजीन के कारण से भी, कि बाहर जो लोग कुक करते हैं होटल्स में और बेचते हैं, या घरों में भी लोग जो बनाते हैं, वो लोग भी इतना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। तब से मैंने छोड़ दिया है। तो काश तुम सेंटर तो जाती ही नहीं हो। मैंने कहा खाने का सेंटर जाने और नहीं जाने से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बात वहाँ पूरी हो गई। एग्ज़ाम्स फिनिश हुए, फिर उनका टेप रिकॉर्ड शुरू हुआ। अभी फ्री हो, सेंटर पर जाओ, थोड़ा कोर्स करो, थोड़ा सुनो। मैंने कहा प्लीज़ हमको नहीं बोलो, हमको नहीं जाना है तो आप फोर्स क्यों करते हो? ये ज़बरदस्ती तो है नहीं, तो आप हमको नहीं बोला करो। एक दिन दोपहर को, मैं समझती हूँ 2:30-3 बजा होगा, मैंने कहा मैं अभी आपके सेंटर पर जाती हूँ। कहा 2:30-3 बजे कोई जाने का टाइम होता है? बहनें सुबह 3:30 उठती हैं, ये उनके रेस्ट का टाइम है।
मैंने कहा आप रोज़ रोज़ मुझे बोलते मुझे अभी जाना है, जिद बहुत थी। और आपकी बहनें भी तो बुलाती रहती हैं ना, आपकी लड़की को लेके आओ लेके आओ, तो मैं तो अब भी जाऊंगी। नहीं सुना उनका और मैं चली गई। बहनों ने दरवाज़ा खोला, अपने को इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ जो इंचार्ज बहन थी बैठी मेरे साथ में। मैं समझती हूँ 2.5-3 घंटा बैठी होंगी। आत्मा का लेसन देना शुरू किया। पहले पूछा आपका लक्ष्य क्या है, आप कौन हो, आपका जीवन का पर्पस क्या है। वो सब सुनाती रही, लेकिन उसके साथ साथ मन में एक क्वेश्चन खटक रहा था कि मैं जो आंसर दे रही हूँ ये राइट नहीं है, आंसर कुछ और होना चाहिए। और इससे पहले स्कूल टाइम में हमारा लौकिक मामा बहुत पक्का स्ट्रॉन्ग आर्य समाजी और दिल्ली आर्य समाज सोसाइटी का प्रेसिडेंट, और उसके घर में उस समय में 20 इयर्स की अखंड हवन की अग्नि थी। रोज़ सुबह 2 बजे से उठ करके हवन करते थे। वो अग्नि 20 साल से बुझी नहीं थी। तो वैकेशंस में उनके पास एक बार थी, तो दिन में उनके गुरुजी घर पर आए थे। वहाँ उनका भोजन था। भोजन के बाद ऐसे ही आपस में बैठे सब चर्चा कर रहे थे, मैं भी बैठी थी। तो कुछ ऐसी ही बात निकली, तो मैंने भी उनसे एक प्रश्न किया कि मनुष्य इस दुनिया में क्यों आया है, उसका पर्पस क्या है और लक्ष्य क्या है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, 2 बार रिपीट किया। क्या बेटा तुम जब बड़ी होंगी तब तुमको इसका जवाब मिलेगा, अभी तुम छोटी हो, तुम इसको नहीं समझ सकेंगी। मैंने कहा गुरुजी, जब मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ तो समझ भी तो सकती होंगी ना। तो उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। मैंने कहा आप कह दीजिए कि आपको इसका उत्तर नहीं आता है। हमारा मामा तो आग बबूला हो गया। मैंने कहा 20 साल की आपके पास हवन अग्नि है ना, तो वो अग्नि निकल रही है अभी। इतना गुस्सा। मैं उठ के चली गई। यहाँ जब मेरे से प्रश्न किया आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है, मेरे को वो टैली हो गया कि वहाँ मैंने पूछा था तो मुझे जवाब नहीं दिया, और यहाँ ये मेरे से पूछ रहे हैं और जवाब दे रही हूँ, तो मैं खुद अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। खैर, उन्होंने आत्मा का परिचय देना शुरू किया। बहुत क्रॉस क्वेश्चंस किए, आत्मा को मानने को तैयार नहीं थी कि शरीर में कोई आत्मा है, सेल्स है, लेकिन आत्मा नाम की चीज़ अंदर नहीं जा रही थी। मैंने कहा आप मुझे बताओ। तो आपको जो बताया आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, सोचेंगी, मेडिटेशन करेंगे तो आप अनुभव करेंगी। फिर उन्होंने मेडिटेशन एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मेडिटेशन आँख खोल करके करना है। फिर ये आँख खोल करके मेडिटेशन करने की बात फिर इसने हिट किया। मैं संस्कृत की स्टूडेंट रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में किया, इसलिए सारे स्क्रिप्चर्स स्टडी किए थे।
कहीं भी आँख बंद करके खोल करके मेडिटेशन करना नोवेयर। तो बड़ा अच्छा लगा। खैर 3 घंटे बहुत सुना, डिबेट किया, घर आई। माँ ने कहा लगता है तुमने 7 दिन का कोर्स पूरा कर लिया आज ही। मैंने कहा क्या 7 दिन का कोर्स पूरा कर लिया है, आपकी बहनों ने माथा खराब कर दिया है, आत्मा 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 कर रही हैं। अब मुझे देखना है आत्मा कहाँ है। मैंने कहा मैं ये 1 घंटा ये कमरे में बैठी हूँ, मुझे बुलाना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे आत्मा देखनी है, आत्मा कहाँ है। मैं तो बैठ गई। अभी मेडिटेशन कैसे करना है और आत्मा का चिंतन क्या है जो बताया, बैठ करके वो चिंतन करना शुरू किया। समझती हूँ शायद 15 से 20 मिनट में मैं अपने आप को अपने सामने एक लाइट के फॉर्म में देखती हूँ, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बड़ी देर तक दिखाई देता रहा, आंखें यूँ यूँ करती रही कि कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में अपने को देख रही हूँ और खुद को मैं बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद सोच चला, ये सेल्फ हिप्नोसिस है, क्योंकि मैं अपने आप को यही विचार दे रही हूँ, उसका रिफ्लेक्शन मेरे सामने है। उसने फिर इतना अपील नहीं किया क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस बीच में आ गया। 1 घंटा पूरा हुआ, बाहर आई। माँ ने पूछा देखा आत्मा को? मैंने कहा ऐसा ऐसा फील किया। कहीं तो बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने कहा खुद को खुद हिप्नोटाइज किया है, बार बार अपने आप को कहते रहोगे तो आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, शरीर लाइट का है, ऐसा है, तो वैसा ही दिखाई देगा ना। ठीक है, बात पूरी हो गई। सुबह करीब 2:30 बजा था, डीप स्लीप में थी। आवाज़ कानों में आती है, बच्ची उठो मेडिटेशन करना है। ये कौन आया अभी? फादर घर में थे नहीं, आवाज़ मेल की है, बच्ची उठो मेडिटेशन करना है। 3 बार आवाज़ आई। उठ करके बैठ गई। जैसे ही बैठी तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। खैर आधा घंटा बैठी, लेकिन बड़ा अपने को सूदिंग, बड़ा लाइट फील हुआ। नेक्स्ट डे कॉलेज जाना था, कोई काम था, तो फिर कॉलेज गए। फ्रेंड से बातचीत कर रही हूँ, हंस रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, पर बुद्धि जो कल 3-4 घंटे सेंटर पर रही, फिर मेडिटेशन किया, फिर सुबह से किया, कुछ उसने अपने इम्प्रेशन मेरे ऊपर छोड़ दिए। तो फ्रेंड से बातचीत करते हुए भी जैसे कोई डिटैच है, मेरे से ज़्यादा फील फ्रेंड्स ने किया। कहा आज लगता है तुम यहाँ नहीं हो। मैंने कहा तो कहाँ हूँ? तो तुम यहाँ नहीं दिखाई देती हो। मैंने कहा तो कोई भूत थोड़ी है, मैं ही वेरी मच आई एम हियर। कहा फिजिकली दिखती हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। तो थोड़ा सा अंदर में फील किया कि जो जी टोटल मिला करके 4-5 घंटे जो कल एक स्पिरिचुअलिटी के थॉट्स और उसके वातावरण में रही, हो सकता है ये उसका असर होगा। लेकिन फिर सेंटर पर नहीं गई,
परंतु मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगा। रोज़ आधा घंटा बैठ जाती थी शाम को। अब उस मेडिटेशन ने मेरी नेचर को चेंज किया, और उसमें सबसे ज़्यादा चेंज जो प्रैक्टिकल दिखाई दिया, मेरी नेचर एक ऐसी खराब थी, पजेसिव नेचर थी, इतनी पजेसिव कि मेरी ये चीज़ यहाँ पड़ी है, अपने जस्ट यहाँ मूव कर दिया उसको, आई लॉस्ट माई टेम्पर। आपने टच किया ही क्यों, इसको खिसकाया ही क्यों? अब गुस्सा करने का ये कोई रीज़न नहीं है ना, पड़ी तो वहाँ ही है, पर यहाँ से भी आपने यहाँ क्यों किया इसको? इतना गुस्सा आ जाता था। वो धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ, शांत हो गई। अगेन माँ को प्रॉब्लम, चुप क्यों हो गई है, बोलती नहीं है। मैंने कहा जब गुस्सा करती थी तो बोलती थी, गुस्सा क्यों करती हो? अब गुस्सा नहीं करती हो तो कहती हो चुप क्यों हो गई? क्योंकि वास्ट कंट्रास्ट डिफरेंस था, इसलिए उसको अंदर और उसको नेगेटिव सोच आने लगी कि कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं है किसी के साथ में जो गुमसुम हो गई है। मैंने कहा कुछ नहीं है, रोज़ मेडिटेशन करती हूँ ना, उसने मगज को शांत कर दिया है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव लो। ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद, उस समय मैं जयपुर में थी, उन्होंने उदयपुर में सेंटर खोला, तो वहाँ की जो इंचार्ज दीदी थी उसने कहा मदर को कि इसको भेजो ना हमारे साथ में। कहा ये करेगी क्या, ये तो आती कहाँ है, इसको ज्ञान ध्यान तो कुछ है नहीं। कहा भेजो तो सही हमारे साथ में, घूमने चलेगी, उदयपुर घूमने की जगह है। तो कहा पूछो, वो हाँ करती है तो मेरी छुट्टी है। मेरे को पूछा उदयपुर घूमने चलेंगी? हाँ चलेंगी, वैकेशन थे। मैंने कहा पर आप तो सब सफ़ेद कपड़े पहनते हो, मुझे अच्छे लगते थे, पर मैं पहनूं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो कहा कोई बात नहीं, आप कलर्ड कपड़े पहनना। चली गई। 1-2 दिन तो घुमाया, साइट सीन। उसके बाद में इनके जहाँ प्रोग्राम्स होते थे तो मुझे साथ ले जाती थी, बैठी रहती थी, क्या करूँगी, कुछ समझ में तो आता नहीं था। फिर इन्हों को वहाँ पर लोकल 3 आवर्स का एक रेडियो स्टेशन था छोटा सा, तो वहाँ से 7 दिन 10-10 मिनट के टॉक का प्रोग्राम मिला, और वो प्रोग्राम कुछ रिलीजन, स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअलिटी, इससे कनेक्टेड था। मुझे बोला आप रेडियो पे टॉक देंगी? मैंने कहा हाँ देंगी, पर आपकी बातें मेरे को सुनानी नहीं आएंगी, मैं मेरी बातें सुना लेंगी। मैंने कहा वो आप 2-4 पॉइंट्स दे देना मेरे को, मैं सुना लेंगी। तो पहले दिन जब टॉक दे करके बाहर निकली, 3-4 रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया। जो जो प्रश्न पूछे जवाब दिया। तो यूथ थे, नशा चढ़ गया, हमने रिपोर्टर्स को कन्विंस कर दिया। बड़े इम्प्रेस हो गए। कहा आप कब से आती हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में? मैंने कहा मैं आती वाती नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही इनके साथ में घूमने के लिए आई हो। कहा पर आपने टॉक तो बड़ी अच्छी दी। मैंने कहा टॉक देने में तो क्या जाता है, मुझे कुछ करना थोड़ी ही है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, रिपोर्टर्स को कन्विंस कर लिया। दूसरे दिन दूसरी तैयार की, तीसरी तैयार की।
इसी बीच जॉब के ऑर्डर्स आए। और वो पोस्ट में मेरे पास में माँ ने भेज दिया, 2 दिन में ज्वाइन करनी है। अब किसी को तो जॉब मिलती नहीं है, या बिगर कुछ किए ही जॉब के ऑर्डर्स आए। क्योंकि मेरे पास संस्कृत सब्जेक्ट था और उन दिनों में संस्कृत की बहुत वैल्यू थी। जस्ट बिगनिंग 25,000 सैलरी, कितने साल पहले की बात करती हूँ। तो पढ़ा मैंने, कुछ अंदर एक्साइटमेंट नहीं हुई कि मुझे करना है। खैर, शाम को टॉक दे करके आई, 6:45 बजा था। सेंटर पर आकर पहुंची, योग चल रहा था। ना तो मैं वहाँ कभी मुरली क्लास में उठकर बैठती थी, सब चले जाते थे तब सो कर के उठती थी। तो उस दिन शाम को जब योग चल रहा था तो मैं जाकर के बैठ गई। एक माता बहुत पुरानी थी, यज्ञ की, वो जयपुर की मेहताब माता थी, मारवाड़ी फैमिली की, और ट्रांस मैसेंजर थी। योग करा रही थी। मैं एकदम पीछे दीवार के पास बैठ गई। कभी योग किया नहीं था ऐसा, पर बाबा को ये भगवान मानती हैं, ये समझ में था कि बाबा, बातें करती हूँ बाबा से, अगर आप सच में भगवान हो जो सब कहते हैं तो आप इस माता को अभी ट्रांस में बुलाओ। ये पता था वो ट्रांस मैसेंजर है और मैसेज लेके आती है, और इसको जवाब दो कि मुझे क्या करना है। अब थॉट मैं कर रही हूँ और वो माता ट्रांस में चली गई। उसका तो कोई थॉट ही नहीं था जाने का। ठीक है, चली गई तो चली गई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसलिए गई। योग पूरा हुआ, ट्रांस से उतरी। अब मुझे तो नहीं सुनाएगी वो, जो बड़ी दीदी थी वहाँ उसके पास में गई। कहा मेरा तो कोई संकल्प ही नहीं था, लेकिन बाबा ने मेरी रस्सी खींची और शारदा के लिए मैसेज दिया है। तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया। कहा बाबा ने आपके लिए मैसेज दिया है। मैंने कहा क्या कहा है? कहा बाबा ने कहा बच्ची को बोलो रोज़ सुबह मुरली क्लास करे, क्लास मिस नहीं करे, और जो जॉब के ऑर्डर्स आए हैं उसको बोलो भले ज्वाइन करे, लेकिन मुरली क्लास मिस नहीं करना है, और अमृत वेला योग मिस नहीं करना है। और तीसरी बात कही, राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त चलना। अब क्या राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त होता है पता नहीं, क्योंकि कॉमन भाषा नहीं है, ये ज्ञान की भाषा है। लेकिन जैसे ही उसने सुनाया, अंदर से संतुष्टता हुई, दिस इज़ द राइट आंसर। मैंने कहा ठीक है, एक टॉक रही हुई थी, मैंने कहा ये करके फिर जाती हूँ। इस तरह से फिर ये एपिसोड पूरा हुआ, और जैसे बाबा ने ही खींच लिया। मैंने अपनी लाइफ में पुरुषार्थ क्या होता है मुझे पता नहीं है, पुरुषार्थ किसको कहते हैं पता नहीं है, किया नहीं है। बाबा स्वतः ही कराता रहता है। कैसे कराता है वो बाबा जाने।
तो दिल्ली पांडव भवन में ही पहले पहले रहना शुरू किया। 3 दादियाँ, दादी निर्मल शांता, दादी गुलजार, दादी ऑलराउंडर, 25 भाई बहन। वहाँ से ही सेंट्रल लाइफ शुरू हुई। और उसके बाद दादी ने मुझे विदेश भेजा। 5-6 साल रही होंगी। जाने से पहले दादी ने मुझे पूना भेजा, जो सुबह मैंने मेंशन किया था भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गीता की किताब। वहाँ जब गई और वो इंस्टीट्यूट देखने के लिए गए, उस समय उन्होंने, हम दिसंबर में गए थे और फरवरी में, मार्च में बहुत बड़ी उन्होंने इंटरनेशनल गीता महाभारत सम्मेलन रखा था और उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट 20 दिसंबर पूरी हो गई थी। हम गए थे 21 के 22 दिसंबर। तो उनको कहा कि हमारी इंस्टीट्यूट गीता और महाभारत पर हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, कर सकते हैं। कहाँ पर डेट तो चली गई, कहाँ आप डेट एक्सटेंड एक्सेप्शनल केस में नहीं कर सकते हो। तो उसका जो मेन डायरेक्टर था उसको मिले, तो कहा कौन आएंगे, क्या करें, कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं आपको 1 घंटे में जवाब देती हूँ। जगदीश भाई को फ़ोन किया, ब्रिजेंद्रा दादी को फ़ोन किया, रमेश भाई को किया। तो जगदीश भाई को तो जैसे ही सुनाया बहुत खुश हुए। अपनी जो गीता महाभारत सच्चा सार है, गीता सार, ये किताब उस समय लिखी गई और कुछ उसी पर, उसी कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में जगदीश भाई ने वो किताब लिखी, कुछ चित्र बनाए गीता के ऊपर। तो जगदीश भाई ने कहा दादी को मधुबन में सुनाओ, रमेश जी को सुनाओ, सबको सुनाया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और एग्जीबिशन भी लगी और किताबें भी हुई और जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन, इनके लेक्चर्स भी हुए। बहुत अच्छा उस समय सेवा का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद फिर दादी ने मुझे अफ्रीका भेजा। अफ्रीका में जहाँ रही वो स्थान ऐसा, कितनी भी सेवा कर लो, कितने भी प्रोग्राम्स कर लो, रिजल्ट में बिग ज़ीरो। कुछ भी नहीं रिजल्ट। मेरे साथ एक बहन थी, वो कहती है अभी मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं कहाँ जाना है? मैं वापस जा रही हूँ। दादी से बात करो। तो मेरे को दादी से बात नहीं करनी है, दादी कहेगी तुमको यहाँ ही रहना है, इसलिए बात नहीं करूँगी। अच्छा पत्र लिखो। मुझे पत्र भी नहीं लिखना है, मुझे अभी रहना नहीं है। ठीक है। सुबह का 10:30 बज रहा था। हम दोनों बहनें अपने बेडरूम में थी। सामने मम्मा बाबा का फ़ोटो था। बाबा को कहा बाबा अब ये हमारा लास्ट योग है, इसके बाद हम आपको याद नहीं करेंगे, आपको जो करना है सो करो। ऐसा बाबा को बोल करके योग में बैठ गए। क्योंकि इतने प्रोग्राम्स करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट ना मिले तो सारा दिन खा खा के कितना खाएंगे, पढ़ पढ़ के कितना पढ़ेंगे, योग कर कर के कितना करेंगे। तो अभी तो खाना भी अंदर नहीं जाता था, भारी लगता था कि कुछ सेवा होती नहीं और खाते रहे हम बाबा के घर फ्री। ये तो ठीक नहीं है। ऐसा बाबा को बोल करके 3 मिनट का योग किया। जैसे ही योग पूरा हुआ
डोर बेल बजी। रिटायर्ड लेडी मेयर आई। पहले कितना भी बुला लिया था, नहीं आती थी, आ गई। अभी वो बैठी थी, दूसरा आया, तीसरा आया, एक उठे, दूसरा है, दूसरा उठे, तीसरा है, तीसरा उठे, चौथा है। ये क्या? तो नॉन स्टॉप क्यों लग गई? रात का 10 बज गया, नॉन स्टॉप, ना पानी ना खाना, ओम शांति। 8 बजे रात को एक युगल आया जिसके घर में गीता पाठशाला चलती थी और हम उसके घर में ही रहते थे। कभी शाम के समय नहीं आए। उस दिन 8 बजे आ गई तो अंदर बाबा के रूम में गई होगी, उसके बाद शायद उसको पानी पीना होगा तो किचन में गई। देखा किचन बिल्कुल नीट क्लीन है। अगर बहनों ने खा लिया है तो बर्तन धुले हुए रखे होंगे, नहीं खाया है तो खाना बना होगा, और वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब कैसे बाबा अपना कार्य कराता है? तो सोचा बहनें आज बिज़ी हैं होंगी, इसलिए खाना बनाया नहीं है। खाना बना दिया, कैसरोल्स में रख के डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अब हमारी इंतज़ार करते रहे। 8:30 बजा, 9 बजा, 9:15 बजा, लेट हो रहा था। 9:15 तक वेट किया, फिर वो चली गई। हम दोनों बहनें 10 बजे फ्री हुई। सब गए। भूख तो प्यास तो इतनी ज़ोर से लगी थी, जो बीच में 1 सेकंड का भी मार्जिन नहीं कि उठ कर के पानी तो पी लें, खाना तो दूर। सीधा बाबा के कमरे में गए। बाबा, हमने ऐसा थोड़ा ही आपको बोला था, जो आज ना पानी नसीब, खाना तो नहीं पर पानी भी नसीब नहीं है। परंतु बाबा, आपने हमारी चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। आपको लगा होगा ये लड़कियां भाग जाएंगी। दिल भी भर गया। याद किया। उसके बाद में थैंक्स किया। बाबा, हमारी दुनिया में तो यही शब्द है। उसके बाद में उठे, बाहर निकले, बात करते हुए आपस में आधा घंटा भी, और पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनको कूदने देना पड़ेगा। रोटी सब्जी बनाने में आधा घंटा तो जाएगा। किचन की तरफ टर्न लिया। डाइनिंग टेबल पर भोजन रेडी। वापस बाबा के कमरे में गए। फिर बाबा को बोला, बाबा, आप इतना ध्यान रखते हो, जो भोजन भी रेडी कर दिया। कहने का भाव, प्रैक्टिकल में जब बाबा से सच्ची साफ दिल से निसंकल्प भावना से हम रूहान करते हैं, बातें करते हैं, बाबा देखता है, सुनता है, करता है, कराता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकल घटनाएं, चाहे निश्चय को कहो, चाहे फेथ कहो, उसको दृढ़ करती हैं, आगे बढ़ाती हैं और इंस्पिरेशंस देती हैं। ये महसूस खुद बाबा हम बच्चों को कराते हैं। किस समय किससे कौन सा क्या कार्य कराना है,
वो महसूस किया, वो रियलाइज़ किया। उसके बाद में फिर वापस भारत में आए। दिल्ली पांडव भवन में थे, पहले थे। उस समय की एक घटना शायद मैंने सुनाई थी, कल सुनाई थी ना। उस समय की दूसरी घटना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मिनिस्ट्री के लोग म्यूज़ियम देखने के लिए आए। उससे पहले कोई एक व्यक्ति देख करके गया था। उसके बाद में वो देखने के लिए आया। अपना झाड़ का जो चित्र है ना, अभी तो उसमें वो पिक्चर निकाल दिया है। 2 बिल्ले ऊपर लड़ते हुए दिखाते हैं और उस पर रशिया और अमेरिका लिखा होता था। और सीढ़ी का जो चित्र है उसमें कांटों की शैया पर भारत दिखाते थे और वो भीख मांग रहा है, ऐसा चित्र था। तो वो लोग आए थे। पहले जब वो एक व्यक्ति आया, उसने ये 2 चित्र समझा मैं ही रही थी, ये 2 चित्रों पर उसने पॉइंट आउट किया कि आपने ये क्यों दिखाया। मैंने कहा ये तो सिंबॉलिक है। उसके बाद मैंने ब्रिजमोहन भाई साहब से कहा, इसने ये 2 पॉइंट्स नोट किए हैं और पता था वो भी गवर्नमेंट का व्यक्ति है। तो भाई साहब ने दूसरे ही दिन सीढ़ी में से भी और झाड़ में से भी उन दोनों पिक्चर्स को प्रिंट करा दिया। तीसरे चौथे दिन ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया। फिर समझाने तो मैं ही गई, सारा समझा लिया। अब वो जो भाई उनके साथ में था, जो पहले आया था, वो चित्र ढूंढता रहे, पिक्चर कहाँ गया वो। इस चित्र में या नीचे कोई था। मैंने कहा कोई भी नहीं था, ये तो ऐसा ही है, वैसे का वैसा ही है। झाड़ पर है तो वहाँ भी नहीं दिखे। सारा ढूंढ लिया, उसको वो चित्र मिला ही नहीं। और ख़ास इंक्वायरी के लिए वो लोग आए थे। एक तो भारत को भिखारी दिखा दिया कांटों की शैया पर, और बिल्लों में रशिया अमेरिका दिखा दिया। तो कितनी छोटी छोटी बातें। अभी पूछ लिया उसने, पूछा ये ऐसा क्यों दिखाया, तो मैं भी इग्नोर कर सकती थी, नहीं बता सकती थी। नहीं बताती तो वो वैसे का वैसे रहता। परंतु ये भी बाबा की टचिंग थी, तुरंत जा कर के सुनाया कि ऐसा ऐसा इसने नोट किया है। तो कैसे बाबा समय प्रति समय टचिंग्स देता है, ये भी एक बहुत वंडरफुल प्रैक्टिकल अनुभव की बातें होती हैं, जिसको हम जब रिकॉल करते हैं तो महसूस होता है कि बाबा ने हमको किस किस समय पर क्या क्या रियलाइज़ कराया है, किस किस समय पर क्या क्या टचिंग्स दी हैं, क्या क्या मदद की है। शुरू में विदेशों में तो इतनी सेवाएं थी ही नहीं। विदेश में जाओ, कहाँ जाओ, किसके पास जाओ, क्या करो, आप कुछ जानते नहीं हो, कुछ पता नहीं है और आप अकेले ही हो। नक्शा ले कर के निकल जाते थे। एक सिंगापुर का इंसिडेंट सुनाती हूँ। सिंगापुर गई, अफ्रीका से सिंगापुर। वहाँ एक बहन रहती थी,
थी साउथ इंडियन, लेकिन उनके 10 जनरेशन्स वहाँ की ही थी, इसलिए उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज भी नहीं आती थी, ओनली इंग्लिश। और फार्मासिस्ट थी। सुबह 6 बजे जाती थी, जॉब करती थी, और रात को 8-9 बजे आती थी। सारा दिन मैं अकेली। और इन लोगों का खाना तो कुछ ऐसा ही होता है, ब्रेड ले लिया, बटर ले लिया और खा लिया। और मैं जब गई नैरोबी से वहाँ, तो साथ में कुछ थेपला और भाकरी और सब्जी कुछ इस प्रकार का लेकर के गई थी। तो वो पड़ा था, सुबह में गई तो सारा जो लेके आई थी वो सारा ही वो अपने साथ बांध के ले गई ऑफिस में। पीछे कुछ भी नहीं, किचन में तो ना दाल है, ना आटा है, ना सब्जी है। क्या करूं अभी, कहाँ जाऊं? 10-11 बजे तक तो कुछ खाया नहीं। कुछ डॉलर्स थे पास में, कैश किए, बाहर निकली, इधर उधर देखा, पूछा लोगों से, फिर जाके थोड़ी सब्जी, दाल चावल, आटा वगैरह कुछ लेकर के आई, बनाई, बाबा को भोग लगाया, फिर खाना खाया। वो बहन शाम को आई, देखा सब्जी भी पड़ी है, दाल चावल भी आया हुआ है, खाना भी बना हुआ है। कहाँ से आया, कौन लेके आया? मैंने कहा मैं गई थी, कुछ था नहीं तो खाना तो खाएंगी ना, और आप तो कुछ बोल के नहीं गई, और मुझे तो पता नहीं कौन कहाँ है, कहाँ जाना है, किधर जाना है। घर से बाहर निकली तो ढूंढा तो ले कर के आई। ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है। सुन लिया उसने जो बोला। पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा मेरे पास था, मैं लेके आई उससे। फिर एक दिन, अभी करूँ क्या सारा दिन बैठ कर के, तो डायरेक्टरी निकाली, डायरेक्टरी से कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम निकाले और उनको फ़ोन्स किए। कुछ प्रोग्राम तो करेंगे, कहीं तो जाएंगे, नहीं तो बैठ के करूँगी क्या मैं? तो उनसे अपॉइंटमेंट्स ली। दूसरे दिन दोपहर को मैं गई, ये तो जॉब पर होती थी, वो अचानक दोपहर को आ गई उस समय, और मैं घर में नहीं। शाम को आई तो कहा कहाँ गई थी? मैंने कहा भाई सारा दिन मैं क्या करूँगी, कुछ बाबा ने भेजा है तो कुछ तो सेवा करेंगी ना। ऐसे ऐसे मैंने फ़ोन किया था और मिलने के लिए गई। ऐसे जाते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या? अब अकेले को तो रास्ता भी पता नहीं था, लेकिन वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट गुजराती था। अब गुजराती तो आती नहीं थी इतनी, परंतु वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट जब 1950 में दादी प्रकाश मणि और रतन मोहिनी दादी जापान गए थे इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ से वो 1 महीना सिंगापुर रुके थे। उस समय वो उनके घर में रुके थे। तो ये थोड़ा सा याद था, इसलिए उसका भी नंबर ढूंढा, और उनको मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे किस अपॉइंटमेंट है, मिलने जाना है, आप गाड़ी भेजेंगे? तो उन्होंने भेजी और मैं गई। उसको बताया मैंने, उनसे फ़ोन करके गाड़ी मंगाई। फिर गर्म हो गई बहुत ज़ोर से। मैंने कहा तो सेवा ही किया ना उन्होंने, और क्या किया? ऐसा ही तो सेवा करेंगे, बाबा उनसे सेवा कराएगा। फिर एक साउथ इंडियन टेम्पल था, तो दरवाज़ा खोल करके बैठी थी सेंटर का, तो ऊपर से एक साउथ इंडियन माता तो कहा टेम्पल में जा रही हूँ। मैंने कहा मैं चलूँ आपके साथ में टेम्पल में? हाँ चलो। कहा क्या करते हो वहाँ? तो कहा दोपहर के समय रोज़ हमारा 1-1.5 घंटे का भजन कीर्तन होता है। तो चली गई। फिर लास्ट में मैंने कहा मुझे 10 मिनट देंगे बोलने के लिए? कहा हाँ।
तो उनको सुनाया ऐसे ऐसे मेडिटेशन का कोर्स होता है। तो कहा ठीक है, हम रोज़ आपको 40 मिनट्स देंगे। तो रोज़ वहाँ कोर्स कराने चली जाती थी। फिर भी उसको ऑब्जेक्शन, तुम क्यों जाती हो? मैंने कहा पर बहन, सेवा तो करनी है कि नहीं करनी है? आप तो जॉब करेंगी, मैं जॉब थोड़ी करेंगी। मुझे बाबा ने सेवा के लिए भेजा है। क्योंकि उनको सेवा का कोई अनुभव था नहीं। ज्ञान में आई, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञान लिया, वहाँ उसके लौकिक पेरेंट्स रहते थे, तो अलग फ्लैट लेकर के रहती थी। क्या ऐसे ही सेवा करते हैं। डॉक्टर निर्मला को फ़ोन किया। मैंने कहा ये तो ऐसे ऐसे करती है, कुछ करने नहीं देती है। उन्होंने कहा शायद इसको पता नहीं है, तुमको जो सेवा करनी है तुम करो। फिर अभी सारा दिन तो कोई होता नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जो बनाऊँ वो आके खा लेवे, फिर मुझे मेरे लिए वापस बनाना। फिर दादी जानकी को एक दिन फ़ोन किया, दादी आपने मुझे यहाँ भेजा किस लिए है? यहाँ ना तो कोई क्लास है, ना कोई सेवा है। जो बहन है वो कुछ समझने को तैयार नहीं है, करूँ क्या? तो दादी ने तो 1 घंटा मुझे क्लास करा दिया फ़ोन पर। कहती है तो मुरली की पॉइंट पे विचार सागर मंथन करके क्लास करा। मैंने कहा पर किसको क्लास कराऊँ मैं? तो कहा शारदा, जब हम लंदन में आए थे ना, तो मैं और सुदेश बहन दोनों थे। तो हम 1-2 को मुरली सुनाते थे। कभी वो नहीं होती थी तो मैं कारपेट के फूलों को मुरली सुनाती थी। मैंने कहा दादी आपके कारपेट पर तो फूल थे ना, मेरा तो कारपेट भी प्लेन है, किसको सुनाऊं? तो दादी हंसने लगी। कहा इमर्ज करो, उसके ऊपर फूल हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम सुनाओ। कहा ठीक है। फिर ऐसे ही एक दिन ऐसे बाहर गई, कोई शॉप थी, चली गई अंदर ऐसे ही, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। कहाँ टाइम पास करूं, कोई मिले करे तो उससे कुछ बात करूं। तो वहाँ एक चाइनीज़ लड़का आया, वो कुछ ले रहा था। तो सफ़ेद ड्रेस में देख करके कहता है आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं कहा हाँ। यहाँ क्या करती हो? का मेडिटेशन सिखाती हूँ। का मैं योगा करता हूँ मुक्तानंद स्वामी का। मैंने कहा मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें क्या करते हो? उसको सुनाया। का मुझे करना है। मैंने कहा आ जाओ कल सुबह 5 बजे। 5 बजे का टाइम दे दिया उसको, तो आ गया 5 बजे। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि इंग्लिश में 1 घंटा बैठ करके मैं लेक्चर करूं, लेकिन आत्मा का लेसन बाबा को बुलाया, आ जाओ अभी कराओ कोर्स इसको। पहली आत्मा आई है, लेसन किया। अभी बाकी सारी फिलॉसफी इंडिया की, अब इस चाइनीज़ को मैं ये फिलॉसफी समझाऊं कैसे? आत्मा समझाने में तो फिर भी इजी है, परमात्मा है, फिर त्रिमूर्ति है, फिर झाड़ है, गोला है। तो उसको लास्ट में मैंने कहा कि आपके पास कोई चाइनीज़ फिलॉसफी की बुक है, चाइनीज़ रिलीजन की बुक है, उनका कोई कॉन्सेप्ट है तो मुझे ला करके दो। तो 10 बजे वो एक किताब इतनी मोटी वॉल्यूम लेके आया। सारी दोपहर शाम तक वो पढ़ती रही, तो वे उसमें पॉइंट्स अंडरलाइन करती रही। उसमें परमात्मा की पॉइंट्स भी निकली, सृष्टि चक्र की भी पॉइंट निकली। हमारा कलयुग और सतयुग है, उसमें यिंग यांग कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर हमारी सरस्वती है, उसको वो क्वानियन कहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें उसमें से निकाली और फिर उसको लेसन दिया। तीसरे दिन मेडिटेशन का लेसन दे दिया, त्रिमूर्ति वगैरह छोड़ दिया सब कि मेडिटेशन करेंगे। और कर्म फिलॉसफी समझाई। उसके बाद बाबा की वो मुरली, जिसमें बाबा ने
आप लोगों को अगर याद होगा 80s के बीच की मुरली है। बाबा ने उसमें कहा, अमृत वेले आँख खुलते ही पहले कौन स्मृति में आए। पूरे सारे दिन की दिनचर्या में कि ब्राह्मण आत्मा ऊपर से अवतरित हुई है, फिर उसके बाद गॉडली स्टूडेंट, फिर प्रवृत्ति में कर्म योगी बन करके ऐसी सारी मुरली थी। वो मुरली उसको सुनाई इंग्लिश में। वो मुरली सुनता जाए और उसकी आँखों से आंसू निकलते जाए। और मैं तो मुरली सुनाती रही वही की लहर में। लास्ट में कहता है, ये किसने बोला है, किसने ये सुनाया है, ये कहाँ से आप लाई हो। मैंने कहा खुद ही आपको बताया ना, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। फिर तो परिचय दे दिया था तो इजी हो गया था। तो शिव बाबा ब्रह्मा में आकर के ये जो सुनाते हैं तो आबू से प्रिंट होके हमारे पास आता है और उसको हमको सुनाया है। कहता है ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है बोलने वाला। इतनी बाबा की मुरली उसको अपील की। उसने महसूस किया कि ये कोई पावर है, कोई एनर्जी है, और वो पक्का बाबा का बच्चा बन गया। पहला चाइनीज़, फिर वो चाइना में भी गया, ताइवान में भी गया, वहाँ उसने फिर स्टार्ट किए। अभी है वो, अभी भी है। तो कैसे कैसे बाबा सिखाता भी गया, कराता भी गया और अनुभव भी कराता गया। इसी प्रकार हांगकांग में भी ऐसे ही बाबा ने सेवाएं कराई। वहाँ डिप्लोमेट्स थे, वहाँ पर भी जाना तो होता था, नक्शा लेकर के जाते थे। कहाँ जाएंगे, कोई जान नहीं है, पहचान नहीं है, तो नक्शे से ढूंढ ढूंढ करके चले जाते थे। तो इंडियन एम्बेसी में चले गए, हाई कमिश्नर की वाइफ से मिले। उसको बोला हमको एक सारी वुमेन्स का प्रोग्राम रखना है। कहाँ रखना है, कोई होटल वोटल का पैसा तो किराया नहीं दे सकते थे, इतना तो था नहीं। तो कहा हमारे पास में सेंटर का प्लेस है, वहाँ रखेंगे, 20-25 लेडीज़ आ सकती हैं। तो कहा आप मैटर बना दो, क्या टॉपिक रखेंगे, पर कहा आपको लंच रखना पड़ेगा साथ में। अब मैं तो अकेली थी, बनाना भी इतना नहीं आता था, कुकिंग तो आती नहीं थी मेरे को। मैं सेंटर पर आके कुकिंग सीखी हूँ थोड़ी। मैं कहा ठीक है बनाएंगी। कहा इंडियन फूड बनाना, उनको इंडियन फूड बहुत पसंद है। कहा ठीक है। तो उसको मैटर बना के दिया। करीब 22 ऑल डिफरेंट एम्बेसीज़ की वाइफ्स आई थी, और सुबह 1 बजे से उठ कर के खाना बनाना शुरू किया। 5-6 वैरायटी बनाई जो आती थी थोड़ी थोड़ी। तो 10 बजे तक मेरा खाना बनाना पूरा हुआ। धीरे धीरे धीरे। और फिर वो लोग 11 बजे आए। 3 घंटा वो लोग बैठे, थोड़ा सुनाया, थोड़ा पोस्टर से समझाया, मेडिटेशन किया, भोजन कराया। ऐसे धीरे धीरे करके कॉन्टेक्ट्स करते गए, लोगों को बुलाते गए। कैसे बाबा टच करता जाए और करते जाए, बुलाते रहें, लोग आते रहें। उन दिनों तो विदेश की सेवा इतनी इजी नहीं थी, बहुत बहुत टफ सेवा थी। तो करावनहार बाबा है, कराता है ऑप्शन।